चलिए, अब थियोडोलाइट हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ ये सब देखा था कि कैसे हम लोग ट्रैवर्जिंग करेंगे, कैसे उसका इंटरनल एंगल का मेजरमेंट किए थे, ट्रैवर्जिंग किए थे, प्लॉटिंग किए थे। मतलब वो सब काम जो हुआ था ना, वो मैंने आपको ये सिखाया था कि प्लॉट करते समय जो जो दिक्कतें आती हैं आपके सामने, मान लीजिए थियोडोलाइट से आपने नाप लिया सब और प्लॉट करते समय क्या क्या दिक्कतें आई, उससे जुड़े हुए एक दो न्यूमेरिकल भी हमने बताए। कुछ और न्यूमेरिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भेजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन एक अच्छा, थियोडोलाइट से कई काम कर सकते हैं, जैसे उससे बियरिंग मापना। मैंने बोला था, देखिए जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना है, और उसके अलावा उसको लिखना कैसे, उसके लिए नोट्स देखिए आप। नोट्स में वो स्टेप बताए गए हैं। अब या तो मैं वो स्टेप लिखूं इस पर एक एक करके तो बताऊं, मैं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं वो चीजें ऑलरेडी बोल रखा हूं जो आपका सवाल है। ठीक है, बस मैंने उसको फ्लो में बोला है। आप अगर समझ गए ना तो लिखने से बेफिक्र रहिए ना। आपके दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, उसको कैसे लिखूं। तो आपको इसके लिए नोट्स पलटना है अपना। इस समय कंसंट्रेशन लेक्चर पर देना है। इस समय जो कंसंट्रेशन आपको बनाना है लेक्चर पर, समझने में समय दीजिए अभी, और लिखने की चिंता अभी के लिए छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जब एग्जाम आएगा तो टेस्ट देंगे, लिखना अपने आप आपको आ जाएगा। अब कैसे लिखना है उसके लिए नोट्स में वो चीजें लिखी लिखाई आपको मिलेंगी। बात समझ आ रही है? वो चीजें नोट्स में लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? अब हमारे पास थियोडोलाइट से कई टास्क किए हमने, जैसे हमने उससे बेयरिंग मापना देखा था, हमने उससे एंगल मेजरमेंट लेना, लाइन को प्रोलोंगेट कराना। प्रोलोंगेट कराने का मतलब है जिस दिशा में लाइन जा रही थी उसी दिशा में उसको आगे बढ़ा देना। अब एक टास्क हमारे पास और है। क्या टास्क है हमारे पास? कि फाइंड आउट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट, चिमनी की, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। टावर का, चिमनी का, या किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारे पास टास्क है। और इसमें दो केस बनते हैं थियोडोलाइट का यूज करके, यूजिंग थियोडोलाइट। मैं ऊपर जो लिखा है उसकी हिंदी बता दे रहा हूं। लिखा फाइंड आउट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्ञात करना यूजिंग थियोडोलाइट, मतलब थियोडोलाइट का प्रयोग करके। अब उसमें देखिए पहला केस 1 जो होता है वो कह रहा है कि व्हेन इट इज एक्सेसिबल, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है उस पर पहुंचा जा सकता है। पहुंचे जाने का अर्थ ये नहीं है यहाँ जा ही नहीं सकते हैं, अर्थ है कि रास्ते में जंगल झाड़ी कोई दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे तालाब वाला या कोई गड्ढा वड्ढा, इस पर पहुंचा है, डी कैन नॉट बी मेजर्ड। जब हम बोलते हैं कि व्हेन इट इज एक्सेसिबल, तो हम लोग कहना चाहते हैं बेसिकली कि डी कैन बी मेजर्ड। डी कैन बी मेजर्ड, इस चीज का ध्यान समझिएगा। डी कैन बी मेजर्ड का मतलब हुआ कि इस पर पहुंचा जा सकता है। इसका साफ अर्थ हुआ कि डी कैन बी मेजर्ड, मतलब डी को मापा जा सकता है। दूसरा केस इसका बन रहा है कि व्हेन इट इज इनएक्सेसिबल, मतलब ये अगम्य है। इसमें क्या है, इस पर पहुंचा जा सकता है, गम्य है, और ये अगम्य है। तो डी कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब आप इसके बेस तक मापन नहीं कर सकते हैं। डी कैन नॉट बी मेजर्ड, डी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें। इस वाले में थोड़ी सुविधा है, डी कैन बी मेजर्ड, डी को मापा जा सकता है। अब कौन इसमें होगा जो हाइट और डिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, कहीं भी सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें ये ऊंचाई पूरी निकालनी है तो हमें डी पता हो तो अल्फा थियोडोलाइट बड़े आराम से माप सकता है। एंगल को माप करके हम इसकी ऊंचाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इस पर तो करवाना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है, पर देखिए क्या बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ठीक है डी नहीं माप सकते हैं, लेकिन अगर थियोडोलाइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेट करके यहां पर देखें तो ये ऊंचाई h1 तो माप सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट जो हमको निकालनी है, हाइट कैपिटल H बराबर है h1 प्लस h, यही तो है, h1 और प्लस h के बराबर है। ये क्लियर है? तो इसमें हमें बहुत खेल नहीं रखना है। h1 बराबर, h1 तो है ही है, h1 कैसे मापा जाएगा, वहां पर जाएंगे और फीते से इस पर निशान लगा लेंगे और नीचे गिरा करके माप लेंगे, ये मापा जा सकता है। यहाँ पर आदमी खड़ा हो सकता है, बस इनके बीच में चेन फैलाना पॉसिबल नहीं है, या ये चीजें प्रॉब्लम कर। लेकिन चलिए यहाँ पर तो दोनों पॉसिबल है, बोला कि डी कैन बी मेजर्ड, मतलब h1 भी मापा जा सकता है और d भी मापा जा सकता है। और जब बात करेंगे कि d की, तो d अगर पता हो आपको तो आप जानते हैं ये एंगल, अच्छा ये d है तो ये भी d होगा, ये d है तो ये भी d होगा। जब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक d है, ये एंगल अल्फा है, तो h कितना होगा आप जानते हैं, h बाई डी बराबर होता है tan अल्फा। h बाई डी बराबर tan अल्फा, तो h बराबर क्या होगा, d tan अल्फा। h बराबर क्या होगा, d tan अल्फा, यानी ये हाइट जो h होगी वो कितनी होगी, d tan अल्फा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस में
एच की वैल्यू डी tan अल्फा। अब डी कैन बी मेजर्ड, तो इसमें क्या ही कहानी है, तो एच बराबर सिंपल फॉर्मूला ही हो गया H1 प्लस डी tan अल्फा। इसमें कुछ हम लोग को करना ही नहीं है, इसमें हम लोग के लिए कोई मतलब ऐसा कोई टास्क था ही नहीं जिस पर कोई हिसाब किताब लगाया जाए, मतलब H1 प्लस डी tan अल्फा। ठीक है, अब दूसरा केस जो हमारा बनता है, अच्छा ये खत्म हो गया यार, इसमें कुछ नहीं था, ये कर लोगे तुम आसानी से। दूसरा केस जो बनता है असल में उसमें कई सब केस भी बन जाते हैं, बट मैं उनकी बात अभी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। मैं लास्ट में कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा कुछ अगर एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है उस टाइम, मैं इस पर अभी बात करूंगा कि क्या एक्चुअली में करना है आपको। ठीक है, तो एक केस ये बना कि व्हेन इट इज इनएक्सेसिबल, और यहां पर ये है कि देखिए आपको एक चीज समझिए, इसका ऊंचाई निकालना है, काम वही कर सकते थे लेकिन ये डी पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप दो स्टेशन पर लेवल को सेट करना पड़ेगा, लेवल को दो स्टेशन पर सेट करना पड़ेगा, एक बार ए पर एक बार बी पर। ये सब चीजें नोट्स में लिखी गई, ये प्रक्रियाएं कि सबसे पहले लेवल को ए पर सेट करेंगे, उसके बाद ये कोण मापेंगे, ये अल्फा बताएगा, फिर बी पर सेट करेंगे, बीटा बताएगा। ये सब चीजें आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ आप समझिए, यहाँ ये समझना है कि ये पॉसिबल अगर नहीं है डी को मापना, तो फिर हमें दो बिंदुओं पर लेवल को बारी बारी से सेट करना पड़ेगा। पहली सीटिंग ए पर होगी, और ए पर जब हमने मापा तो उस केस में, अच्छा इसका हाइट जब यहां से देखे तो ये इसको देख करके नीचे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसको आपने देखा यहाँ पे एक निशान लगाए, ये हाइट को किसी ने माप लिया H1, उसी तरह जब ए पर सेट करके मापा है तो एच ए है हाइट को, एच ए यहाँ पे हाइट अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझिएगा यहाँ पे ये एच ए लिखा हुआ है, और जब एंगल मापा तो अल्फा बताया। इसी तरीके से यहाँ पर जब दोबारा दूसरे जगह पर रखा, ऐसी जगह पर रखना है दोबारा कि उनके बीच की दूरी मापी जा सके, यानी सी मापा जा सके। कंपलसरी है कि आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पे ये दूरी सी आसानी से मापी जा सके। बात समझ में आ रही है? हम डी नहीं माप सकते हैं क्योंकि चलिए इसके रास्ते में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन हम लेवल को एक जगह सेट किए, दूसरे ऐसे जगह सेट किए सेम उसके पीछे, ताकि क्या हो यहाँ पे इसको मापा जा सके। इसमें कहानियां थोड़ी अलग हैं, थोड़ी दिक्कत वाली हैं, लेकिन उन कंडीशंस के बारे में हमको बात नहीं करनी, हम उस पर कभी और बात करेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूर नहीं है। जैसे इसमें भी और कहानियां हैं, ये एक लाइन में हो भी सकते हैं और एक लाइन में ना हो, तब क्या दिक्कत आएगी। जब ये जैसे मान लीजिए एक के पीछे, आप तो इसको प्लेन में समझ रहे हैं, अगर 3D में समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ए है तो बी ठीक इसके पीछे हो तब तो ये सही है, लग रहा है, लेकिन बी अगर दाएं बाएं हो जाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर यहाँ ये है और ये बी दाएं बाएं हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट उस कंडीशन तक हमको पहुंचना नहीं है, आता नहीं है वो, अगर ये ऐसा ही तक पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करना है वो मैं अभी बताता हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या। पहली बात कि एक बार सेट करेंगे ए पर, अगेन बी पर। ए पर सेट करने पर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये एच ए मिला, यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट H1 था एक कंडीशन में, यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट H1 है। सेटिंग ए अगर हम लोग लिखें, देखिए सेटिंग एट ए, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वो है एच ए। अब वहां पर दूसरा चीज ए पर, ये केवल ए पर सेटिंग पर पहली चीज आई, दूसरी चीज इस पर क्या हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, तो वो कहेंगे अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। और दूसरा सेटिंग जब बी पर किए, बी पर सेटिंग एट बी, तो बी पर जब सेट करेंगे तो फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है इस बार, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वो कितना हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस बार देखिए नीचे है यहाँ पे एच बी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए यहां से आप ये नीचे चला गया थोड़ा, तो एच बी हो सकता है ये ऊपर रहता है, ऐसा भी कंडीशन है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच बी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन को कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो है आपका बीटा, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पे है, डी क्या है, सॉरी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी,
ए एंड बी के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ये सी इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। एक और चीज यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि इनके बीच की दूरी हम माप सकते हैं, ये कैन बी मेजर्ड है, कैन बी मेजर्ड मतलब ये माप सकते हैं, डी नहीं माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज और सिद्ध देती है, इन दिस केस मतलब H1 इज ग्रेटर देन HA इज ग्रेटर देन HB, मतलब HA ज्यादा है HB से, मतलब A इज एट हायर पॉइंट, जो A है वो ऊंचाई पर है, तभी तो ऐसा हुआ है। ये HA ज्यादा होने का क्या अर्थ है, चूंकि A ऊंचे पर रहा होगा तो इसलिए HA ज्यादा है, ऐसा इसलिए संभव, ये एक कंडीशन बनती है, ठीक है। इस केस में HA और HB का जो डिफरेंस है वो उसको हमने HD मान लिया है। HD क्या है, HA ज्यादा है HB कम है, उनके डिफरेंस को हमने क्या कह दिया, HD कह दिया। बात समझ में आ रही है आपको क्लियरली। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, इस कंडीशन को, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इजी था ये, तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पर उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। हमें फाइनली निकालना क्या है, कैपिटल H, जैसे इसमें कैपिटल H निकाले हैं वहां देखिए कैपिटल H हम लोगों को बता रहा है, ठीक है। ओनली डी कैन नॉट बी मेजर्ड, ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल एक ही कंडीशन है कि फार्मूले में कहीं डी, इसमें नीचे वाले अभी देखें फार्मूला तो इसमें डी था, अब इसके फार्मूले में डी नहीं होना चाहिए, यही हमारी शर्त है, डी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक चीज हमने समझ लिया यहाँ पे कि चलिए अगर डी नहीं होना चाहिए ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि यहाँ जो डी है वो डी यहाँ पर होगा, अगर अल्फा से इसको समझे हम लोग, डी यहाँ से ए पर दूरी है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये स्मॉल h इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम लोग एक चीज कह सकते हैं क्या, कि h बराबर जो है वो d tan अल्फा होगा, ठीक है। माप नहीं सकते हैं, छोड़ दीजिए माप नहीं सकते हैं, लेकिन h बराबर d tan अल्फा होगा, ये चीज श्योर हो गया आपका, h बराबर d tan अल्फा होगा, ये श्योर होगा। और एक चीज और श्योर है कि अगर हम लोग इस दूरी को HD कह रहे हैं, HD, ये छोटी वाली दूरी को यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर इसमें ऐसे समझे हम लोग, ये वाले एंगल की बात करें ऐसे, तो H प्लस, ये एक चीज बनती है हमारा इक्वेशन नंबर 1, और एक चीज हम और सीखते हैं कि H प्लस HD इज इक्वल टू C प्लस D tan बीटा। अगर tan बीटा लेते हैं यहाँ पे बीटा, तो देखिए दूरी ये है और हाइट ये वाली बता रही है, यहां से यहां टोटल दूरी H प्लस HD और दूरी C प्लस D, तो C प्लस D यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे बताने लगा हम लोगों को, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो अब एक चीज हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे कि H प्लस HD का वैल्यू C प्लस D tan अल्फा है, और इसका वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस H का जो वैल्यू है ये वाला रख सकते हैं हम लोग, H का ये वाला वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में H का, इक्वेशन नंबर 1 से H की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, कैसे, ये कैसे हुआ है, अरे भैया यही तो है, जैसे ये H बाई डी है tan अल्फा, तो यहाँ H प्लस HD डिवाइडेड बाई C प्लस D हो गया, पूरी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है ना। मैंने H प्लस HD में अगर केवल HB जोड़ दिया जाए, नीचे वाला ये HB जोड़ दिया जाए, टोटल हाइट हो जाएगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग D को हटाना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग का मेन काम है D को एलिमिनेट करना, D का एक वैल्यू लाना जो बाकियों के फॉर्म में हो, जो हमको मालूम है, हमको D छोड़ के सब मालूम है, तो हमें D को एक तरफ कर लेना बेसिकली। तो H की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां पर हमने क्या किया, H का वैल्यू ये पुट कर दिया, यानी D tan अल्फा ये H की वैल्यू है, प्लस HD इज इक्वल टू, अब C tan बीटा प्लस D tan बीटा, ये सब एंगल है जो थियोडोलाइट से आसानी से मापे जा सकते हैं। अब यहां से हम लोग D tan अल्फा माइनस D tan बीटा करते हैं, D tan अल्फा माइनस D tan बीटा बराबर क्या होगा, यहां पर C tan बीटा माइनस HD, ठीक है। ये सिंपल सा कहानी है, इतना है। D अगर कॉमन कर दें तो बचता है tan अल्फा माइनस tan बीटा, यानी D की वैल्यू जो हो जाएगी, अच्छा D को कॉमन करेंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा बचेगा, और उधर क्या है C tan बीटा माइनस HD डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये किसकी वैल्यू निकली, D की,
क्या डी के इस वैल्यू में सी हम नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं, वो हम ही रखा है, हम ही थोड़ा सा पीछे करके रखे हैं, तो हम सी को माप सकते हैं tan बीटा एच डी तो दोनों का डिफरेंस है, वो वहां से मालूम चल जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये हमको डी की वैल्यू क्लियर मिल जाती है, डी की वैल्यू मालूम चल गई। अब देखिए डी का जहां जरूरत पड़े बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी की जहां जरूरत पड़े। अब सीधे हम चाहते हैं कि एच का वैल्यू यहां से निकल आए, ठीक है। अब एच का वैल्यू हम लोग अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन, अच्छा मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन हिंदी में नोट्स में लिखा हुआ, आप एक बार जो लेक्चर पूरा, जैसे थियोडोलाइट पूरा खत्म, अच्छा आपकी किताब में हो सकता है थियोडोलाइट के साथ ट्रेवर्ज उसी में जोड़ दिया, वो टैकोमेट्री उसी में जोड़ दिया हो, तो टैकोमीटर अभी नहीं चला है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं टैकोमेट्री वाले में, तो उस पर अभी बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है ना। टैकोमीटर अलग से टॉपिक है, चैप्टर समझिए उसको। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, मतलब आपकी किताब में दोनों जनरली एक ही दे देता है, हम लोगों को टैकोमीटर अलग पढ़ना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डी का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एच बराबर डी tan अल्फा, यानी एच बराबर हम लोग जान गए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी सी tan बीटा माइनस एच डी डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा और इनटू tan अल्फा, ये h का वैल्यू है, और इसलिए कैपिटल H कितना होता है? वो होता है H प्लस एच ए, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। क्यों? H पूरा यहां से यहां तक है, उसमें HA जोड़ना, और HA बड़ी बात नहीं है, वो तो उसके बेस पर जाके आसानी से मापा जा सकता था, पहली ही बार में जब हम लोग कर रहे थे काम तभी मापा जा सकता था। तो H प्लस HA कर देंगे, यहां से निकल आएगा, ये H का वैल्यू रख देंगे। HA तो मैनुअल है, HA तो फीते से माप लेंगे, लेकिन H कैसे निकलेगा? तो H ऐसे निकलेगा बिना D का यूज किए हुए। पुराना फार्मूला जो सिंगल वाला केस था, केस 1 था, उसमें हम लोग बिना D का यूज किए हुए H नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसमें H निकालने के लिए हमें D की जरूरत नहीं पड़ी। सी tan बीटा माइनस एच डी tan अल्फा माइनस tan बीटा से, और ये से निकल आएगा H, और H प्लस HA कर देंगे, हमारा H पूरा जो है वो निकल आएगा, यानी हाइट निकल आएगी। क्या होता अगर स्टेशन ए जो होता नीचे होता और स्टेशन बी ऊपर होता? इसी केस में क्या होता? व्हाट इफ स्टेशन ए इज एट अ लोअर पॉइंट देन स्टेशन बी, तब के केस में क्या होता? देखिए ये सब सारी चीजें क्या क्या हो मैंने लिखी हैं, तो मैं इसको कहीं पे छोटा सा मिटा दूं, यहीं पे, यहीं इसी को मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसी को मैं मिटा दे रहा हूं। आप जो लोग नोट कर रहे हैं वो कर लें भाई, रोक करके नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे थे, मैं अभी क्या हटू, मिटा दिया था। तो अब इन केस अगर ऐसा हो, अभी देखिए इसका मजेदार बात हम नहीं बताएं आपको, रुकिएगा समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पे इन केस या इफ स्टेशन बी इज एट अ हायर पॉइंट, तब के क्या केस में क्या हो जाएगा? तो फार्मूले में बस क्या है, यहाँ एच माइनस एच डी हुआ प्लस एच डी हो जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा सी tan बीटा माइनस प्लस एच डी डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब बाकी h बराबर वही होगा h प्लस एच, अगर ये इससे ऊपर होता तो h प्लस एच होता, बाकी कहानी h का वैल्यू यही हो जाता। बात समझ में आ रही ना? तो ये आपकी कहानी हुई किसी इनएक्सेसिबल पॉइंट पर जहां पहुंचा न जा सके, उस केस में आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ कैपिटल H का वैल्यू जब निकालेंगे कैपिटल H, तो वो H प्लस एच हो जाएगा, जबकि HA की वैल्यू में थोड़ी सी चेंजिंग यही हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ जाए लगाने के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो वो डेराइवेशन देगा एग्जाम में, या तो आपको बोल दिया कि ऐसा ऐसा स्थिति है, फॉर्मूला डिराइव करिए, तब तो ये कर देंगे। न्यूमेरिकल देना है ना, तो ये सब याद करने के जाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हुए हो, जो इंटरमीडिएट में हाइट एंड डिस्टेंस उसी से निकाल दो। तुम भी मालूम है तुमको कि यहाँ पर जब अननोन डी नहीं मालूम रहेगा, तो जाहिर सी बात हमें एक नया पॉइंट चुन करके एक तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो तुम अपने से एक दूरी मान करके अपने से निकाल दो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डिराइव करोगे तब तो अपने से आ जाएगा। चलो डिराइवेशन ना देके तुमको बोल दिया कि एक बिंदु है, उसकी ऊंचाई बताइए, जबकि पहले पर अवनमन कोण, उन्नयन कोण इतना, ये वो फलाना ढिमका दे दिया,
तुम जो मैथमेटिक्स लगाते हो वो लगा के निकाल दो, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है अरे सर थियोडोलाइट में तो अलग तरीके से बताए थे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना मैथमेटिक्स लगाइए और निकाल के खाली हो जाइए। मैथमेटिक्स सिंपल कहता है कि अगर सब मालूम रहे तो गुणा भाग करके तुम खुद ही निकाले हो, हाई स्कूल तक निकाले हो, इंटरमीडिएट तक निकाले हो, तो तुम्हें उसमें कुछ नया नहीं करना है। हाँ बस ये है कि एक टास्क के रूप में इसको लिया गया। ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन तब तब आपको थियोडोलाइट नहीं मालूम, तब आपको बस एंगल दे देता था। हाई स्कूल में क्या आता था, इसका अवनमन कोण इतना है, उन्नयन कोण इतना है, कैसे मापा गया, दैट टास्क, वो जो काम था वो हमको यहाँ सिखाया गया। लेकिन काम वही कर रहे हैं आज भी, उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। तो आपको बस याद क्या रखना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, एनी हाउ कैसे भी लगा देनी है, और लग जाएगा, देख लीजिए आसानी से सब। तो हम लोगों ने उसी का यूज किया है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक दो न्यूमेरिकल थियोडोलाइट का देखेंगे, नहीं तो टैकोमीटर पढ़ेंगे, फिर करो पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हमें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।